गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का सिलेक्शन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। मैं आपको आपकी लॉ की बुक में क्या लिखा है वैसा कुछ भी नहीं करवाने वाली हूँ। वो आप खुद पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा जब इस क्लास के बाद आप वो पूरा अपना एनालिटिकल स्कूल का चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम कुछ नया करेंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एनालिटिकल फिलॉसफी शुरू कैसे होती है, क्या ये आज भी एप्लीकेबल होती है, और अगर हाँ तो कहाँ, कब और कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जब हमने नेचुरल लॉ फिलॉसफी पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने नेचुरल लॉ फिलॉसफी को 4 पार्ट्स में पढ़ा था, जिसमें सेकंड पार्ट मिडल एजेस के बारे में बात करता है। मिडल एजेस में रोमन कैथोलिक चर्च का पूरा बोलबाला है। यू कैन से रोमन कैथोलिक चर्च इज सुप्रीम, एब्सोल्यूट है बेसिकली ये। और जब आप किसी को पावर दे देते हैं और वो भी एब्सोल्यूट, तो होता कुछ नहीं है, वहाँ पे स्टार्ट होती है करप्शन। और इसी करप्शन के अगेंस्ट एक रिवोल्ट होता है, जिसे आपने सुना भी होगा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स, जिसमें मार्टिन लूथर ने पार्टी उसके लीडर थे। वो रिवोल्ट हमें पूरे यूरोप को एक नए युग की तरफ लेकर जाती है, रेनेसांस। रेनेसांस पीरियड में बेसिकली जो राजा के हक छीन लिए गए थे धर्म के, उसमें मिडल एजेस के दौरान वो मोनार्की रीएस्टैब्लिश होती है। और बेसिकली ये जितने भी राजा हैं यूरोप के, ये अपने सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट्स मतलब सिटीजन्स को, इस बात की एश्योरेंस देते हैं कि हमारे साथ जो भी हुआ मिडल एजेस में, हम दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे, और हम आपको इस बात का गारंटी देते हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपके अधिकार आपसे छीन जाए। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो थ्योरी सबसे ज़्यादा फेमस हुई वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसे आप नेचुरल राइट के डिफेंडर्स भी बोल सकते हैं। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के मेन प्रोपोनेंट थे जॉन लॉक। तो जॉन लॉक रेनेसांस पीरियड से ही अपनी इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, और वो मॉडर्न पीरियड तक जब आते हैं तो वो इन्फ्लुएंस एक थिंक टैंक में चेंज होगी। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जब ये मोनार्की रीएस्टैब्लिश हुई और एश्योरेंस दी गई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपकी एक नई इन्वेंट करी आपने। बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ए प्रायोरी मेथड पर बेस्ड थी। मतलब सिटीजन्स ने पहले ही राजा को बता दिया कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप हमारे लिए लॉ बना सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम आपको परमिशन नहीं देते हैं कि आप हमारे साथ किसी तरह की कोई गलत काम करें। तो अ प्रायोरी मेथड का मतलब होता है कि पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि ये रूल कहाँ अप्लाई होता है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी पार्टी के साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट की जो हम टर्म्स एंड कंडीशंस सेटअप करते हैं वो क्या है, वो है अ प्रायोरी अप्रोच, कि हम पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं कि पार्टीज़, ये उनके राइट्स हैं, ये उनकी ऑब्लिगेशंस हैं। पर हमेशा ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ इस पीरियड में हुआ है, रेनेसांस पीरियड में, जहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इनिशियली तो एक्सपेरिमेंटल बेस पर अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे जब सिटीजन्स ने, सब्जेक्ट्स ने सरेंडर करना शुरू करा, मतलब ध्यान देना बंद कर दिया, तो राजा की तानाशाही शुरू हुई। और इसी तानाशाही के अगेंस्ट फिर से एक रिवोल्ट हुआ, और वो रिवोल्ट या क्रिटिसिज्म
कहाँ लेकर गया? वो लेकर आया आपको मॉडर्न पीरियड में। तो मॉडर्न पीरियड में जो एक फ़िलॉसफ़ी यहाँ पर शुरू होती है वो फ़िलॉसफ़ी है एनालिटिकल। और एनालिटिकल फ़िलॉसफ़ी एक्सपीरियंस बेस्ड फ़िलॉसफ़ी है। एनालिटिकल फ़िलॉसफ़ी का जो मेन लिंक है वो जॉन लॉक से ही स्टार्ट होता है और ये आगे जाकर इन्फ्लुएंस करने वाला है बेंथम को और ऑस्टिन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल स्कूल का मेन नर्चरिंग ग्राउंड जो है वो है इंग्लैंड। और इसके मेन जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक से इन्फ्लुएंस होंगे बेंथम, बेंथम से ऑस्टिन, बेंथम से ही विलियम मार्कबी, बेंथम से ही शेल्डन अमॉस, हॉलैंड, सैलमंड, HLA हार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली ये सभी के सभी एक कॉमन बंदा है जॉन लॉक, जिससे ये इन्फ्लुएंस्ड है। तो देखते हैं, थोड़ा सा जानते हैं जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक कौन थे? जॉन लॉक का बर्थ प्लेस इंग्लैंड है। ये ज़्यादातर एक्सपीरियंस बेस्ड फिलॉसफी में यकीन करते थे और इनका मेन इंटरेस्ट था पॉलिटिकल लिबरलिज्म। यूरोपियन एनलाइटनमेंट के दौरान, यूरोपियन एनलाइटनमेंट का पीरियड कौन सा पीरियड है? जब आप रेनेसांस से मॉडर्न पीरियड की तरफ चलते हैं, नेचुरल लॉ स्कूल की जो टाइमलाइन है उस पर। तो एनलाइटनमेंट पीरियड मतलब जो राजा की तानाशाही एस्टैब्लिश हुई है उसके अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ है और जिसका मेन हेड जो है वो है जॉन लॉक। और इन्हीं की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी फिलॉसफिकल थिंकिंग जो है उस टाइम पर जो न्यूटन सर थे उनकी आइडियाज़ के साथ इनकी फ़िलॉसफी बहुत मैच करती थी। और ये खुद भी एक रॉयल सोसाइटी का मेंबर रहे हैं और इन्होंने अमेरिका की कॉलोनीज़ को सेटअप करने में रॉयल ऑफिस ने इन्हें अमेरिका भेजा था कि आप जाइए और वहाँ पर जाकर हमारी कॉलोनी सेटअप करिए। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन इनकी फ़िलॉसफी से कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड है। बेसिकली क्योंकि ये रेनेसांस पीरियड के फ़िलासफ़र हैं तो इनकी जो थ्योरी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। और उस टाइम पर अभी अभी ये लोग मिडल एजेस से निकल कर आए थे तो इनका मेन एम्फेसिस रिलीजियस टॉलरेशन पर ज़्यादा था। इनिशियली इंग्लैंड ने इनके किसी भी थॉट्स पर किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं दिया। ग्लोरियस रेवोल्यूशन होने के बाद इंग्लैंड जब ये वापस आए तो वहाँ की पार्लियामेंट ने इनके थॉट्स को इनकॉर्पोरेट करा अपने सिस्टम में और उसके बाद से ही बेंथम और ऑस्टिन इनसे ज़्यादा इंस्पायर हुए। पर उन्होंने इनकी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा एक डिफरेंट मोड़ दे दिया। जॉन लॉक ने उस क्रांति के दौरान जब वो रेनेसांस पीरियड से मॉडर्न पीरियड की तरफ जा रहे हैं 1671 में, उस टाइम पर जो प्रॉब्लम्स प्रेवलेंट थी यूरोप और इंग्लैंड में, उनके लिए एक थिंक टैंक क्रिएट करा जो एक ग्रुप था इंटेलेक्चुअल्स का जो आपस में मिलकर अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे और ये कॉमन डिस्कशंस करते थे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पर कि क्या राजा अपना पर्सनल रिलीजन अपने सब्जेक्ट्स पर फोर्स कर सकता है जैसा कि उस टाइम पर था? क्या वेलफेयर स्टेट क्या होता है, लाइफ का मतलब क्या होता है, और हमारे जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका मेन हमारी लाइफ में या हमारे सिस्टम में क्या रोल होता है जो वो प्ले करते हैं। और इसी थिंक टैंक की फ़िलॉसफी से शुरुआत होती है एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि किसने किसको इन्फ्लुएंस करा। जॉन लॉक
ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे और ऑक्सफोर्ड में उनको उस टाइम पर मिडल एजेस की ही सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। अरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, प्लेटो, ये सब पढ़ाया जाता था एंड ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद दैट स्टडीज़। तो इन्होंने रेने डेस्कार्टे को पढ़ना शुरू करा और भी कुछ उस टाइम पर फिलोसफर्स थे जो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, उनको पढ़ना शुरू करा और इसी वजह से इनका थोड़ा माइंडसेट एक लिबरल फिलॉसफी पर ज़्यादा चला। दो ये नेचुरल लॉ फिलॉसफी को ज़्यादा फोकस करते थे, पर हाँ इनका जो आइडिया था वो लिबरलिज्म का, वो इन्हें एक स्टेटस देता है फादर ऑफ लिबरलिज्म। जॉन लॉक किससे इन्फ्लुएंस हुए? जॉन लॉक इन्फ्लुएंस थे अरिस्टोटल से, थॉमस एक्विनास से और थॉमस हॉब्स से। थॉमस हॉब्स से इसलिए वो इन्फ्लुएंस थे कि इंग्लैंड की सिविल वॉर में बेसिकली थॉमस हॉब्स ने राजा का फेवर करा था, ये कहकर कि एब्सोल्यूट मोनार्की इज़ द बेस्ट थिंग दैट वन कैन हैव इन हिज लाइफ टाइम। तो जो उस टाइम पर रिलीजन को लेकर वॉर हो रही थी, वहाँ के सिस्टम को लेकर वॉर हो रही थी, उस वॉर के अगेंस्ट जब जॉन लॉक ने क्वेश्चन करा तो उसका काउंटर क्रिटिसिज्म थॉमस हॉब्स ने करा। जॉन लॉक ने इन्फ्लुएंस करा डेविड ह्यूम को और डेविड ह्यूम ऑलरेडी इन्फ्लुएंस थे थॉमस हॉब्स से और रेन डेस्कार्टे से। डेविड ह्यूम ने जर्मी बेंथम को इन्फ्लुएंस करा क्योंकि डेविड ह्यूम पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी राइटिंग्स में यूटिलिटी के बारे में बात करी थी। अपार्ट फ्रॉम डेविड ह्यूम देयर वर 2 or 3 अदर फिलोसोफर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो यूटिलिटी की बात कर रहे थे यूरोप के डिफरेंट एरियाज में। डेविड ह्यूम ने और जिसको इन्फ्लुएंस करा वो थे एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल और इमैनुअल कैंट। जर्मी बेंथम डेविड ह्यूम से तो इंस्पायर्ड थे ही थे, अपार्ट फ्रॉम दैट उनको उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मॉन्टेस्क्यू का, थॉमस हॉब्स का और एडम स्मिथ का। जब हम इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं तो वो आइडिया एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम का कॉमन आइडिया है। जर्मी बेंथम ने जिसे आगे इन्फ्लुएंस करा वो थे एच.एल.ए. हार्ट और हैंस केल्सन। जर्मी बेंथम से जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए उनके फॉलोअर वो थे जॉन ऑस्टिन, और जॉन ऑस्टिन ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर थे उस टाइम पर। जेम्स मिल उनसे बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे। जॉन ऑस्टिन ने आगे जिसे इन्फ्लुएंस करा वो हैं एच.एल.ए. हार्ट और हैंस केल्सन। बेसिकली इस पूरे थिंक टैंक को एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑफ एनलाइटनमेंट ऑफ 17th and 18th सेंचुरी। इस पूरे थिंक टैंक की फिलॉसफी ने पूरे यूरोप में जिन जिन ज्यूरिस्ट को इन्फ्लुएंस करा वो इंग्लैंड, यूएसए और यूरोप तीनों तरफ से थे। इंग्लैंड में बेंथम, ऑस्टिन, विलियम मार्कबी, शेल्डन अमॉस, हॉलैंड, सैलमंड और एच.एल.ए. हार्ट। यूएसए में ग्रे और हॉफेल्ड। यूरोप में हैंस केल्सन जो ऑस्ट्रिया से थे और निकोलाई कॉर्कुनोव जो रशिया से थे। तो चलिए देखते हैं एनालिटिकल फिलॉसफी किस तरह से क्या बात बोलती है। एनालिटिकल फिलॉसफी बेसिकली लिबरलिज्म का ही एक पार्ट है जिसे हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कुछ लोग हैं जो क्लासिकल लिबरलिज्म को उसकी यूटिलिटी के बेसिस पर देखते हैं, उस पर्टिकुलर फिलॉसफी को बोलते हैं यूटिलिटारियन फिलॉसफी और यूटिलिटारियन थॉट। इसमें मेन जो ज्यूरिस्ट आते हैं वो हैं जर्मी बेंथम, जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल। द सेकेंड फिलॉसफी जो क्लासिकल लिबरलिज्म का दूसरा सेगमेंट है दैट इज़ एब्सोल्यूटिज्म, जो सॉवरन अथॉरिटी को, लीगल राइट्स को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं एंड दैट इज़ जॉन ऑस्टिन। द थर्ड फिलॉसफी जो एनालिटिकल स्कूल में कवर होती है वो है रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म इज़ अ मिक्स ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। इट इज़ अ मिक्स ऑफ यूटिलिटी एंड एब्सोल्यूटिज्म। तो इसमें जो मेन ज्यूरिस्ट हैं वो है हैंस केल्सन और एच.एल.ए. हार्ट। बेसिकली ये सारी फिलॉसफी
जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो रखती है अपनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पर और नेचर ऑफ मैन पर। सो बेसिकली एनालिटिकल स्कूल की जो फिलॉसफी है उसका मेन थीम है ऑब्जर्वेशन ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द नेचर ऑफ मैन। जर्मी बेंथम को पूरा क्रेडिट जाता है यूटिलिटेरियन का। ही इज़ द वन जिनको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि उन्होंने हेडोनिज्म का प्रिंसिपल इन्वेंट करा था, पर ऐसा नहीं है। जो यूटिलिटेरियन का प्रिंसिपल है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जर्मी बेंथम डेविड ह्यूम से भी इंस्पायर्ड थे और हचिसन और सीजर बेकारिया से भी वो बहुत इंस्पायर्ड थे, जो उसी दौरान उसी टाइम पीरियड में डिफरेंट बुक्स के थ्रू या डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू अपने आइडियाज़ शेयर करते थे। आयरलैंड के एक जूरिस्ट हैं हचिसन, उनकी एक बुक परसेप्शंस ऑफ प्लेजर एंड पेन ने जर्मी बेंथम को बहुत इन्फ्लुएंस करा। तो वहाँ से उन्होंने ये आइडिया जो है प्लेजर एंड पेन का बोरो करा अलॉन्ग विद डेविड ह्यूम एंड जॉन लॉक। अपार्ट फ्रॉम दैट जर्मी बेंथम को हम पॉलिटिकल राइट्स का उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं कि ही इज़ द वन जिन्होंने लीगल राइट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, पॉलिटिकल राइट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा। ये आइडिया जो है, ये फ़िलॉसफी जो है, एक केमिस्ट हैं जोसेफ प्रीस्ली, इंग्लैंड के हैं, उन्होंने अपने एक थीसिस में लिखा था कि पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स का अलग होना बहुत ज़रूरी है। एज़ फार एज जर्मी बेंथम को जब हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसमें पेन प्लेजर की थ्योरी के साथ क्राइम्स और पनिशमेंट की थ्योरीज भी पढ़ते हैं। तो जर्मी बेंथम व्हेन इट कम्स टू पनिशमेंट्स सीजर बेकारिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जो इटली के एक ज्यूरिस्ट थे। तो यूटिलिटेरियन का जो वर्ड है वो बेसिकली जर्मी बेंथम ने इन सारे लोगों का मिक्स करके अपना एक आइडिया आपके सामने, अपनी एक फ़िलॉसफी आपके सामने पेश करी है, और जो फ़िलॉसफी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। तो बेसिकली यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है कि सोसाइटी के पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं वो उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करेगी सो दैट सब खुश रह सके। दैट इज़ द ओनली थीम ऑफ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। एज पर एज आवर लॉ सिलेबस इज़ कंसर्न्ड, जर्मी बेंथम को बेसिकली हम दो कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ कि उनको यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को प्रोपाउंड करने का क्रेडिट जाता है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। सेकेंड, उन्होंने मोरालिटी को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया। थर्ड, उन्होंने लीगल राइट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा। फोर्थ, उन्होंने हेडोनिज्म की बात करी, और हेडोनिज्म बेसिकली प्लेटो और अरिस्टोटल के टाइम की बात है, जो सुखवाद की बात करते हैं, जो सुख की बात करते हैं, और वो ये कहते हैं इन वन लाइन कि ये राजा की ड्यूटी बनती है वो अपनी प्रजा को सुख रखे, और अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए जो भी उसको करना पड़े उसको वो करना चाहिए, सो दैट सारे लोगों को एक समान अधिकार मिल सके। जो दूसरा एस्पेक्ट है जो लॉ के सिलेबस में आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो है रिजेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स। जर्मी बेंथम वॉज अ ओपन पर्सन, उन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि भाई मैं नेचुरल राइट्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता। उन्होंने जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि सोसाइटी डायनामिक होती है। रूसो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर रहे हैं, जर्मी बेंथम ने उनकी जनरल विल की थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया। उल्टा उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट होती है, एक मशीनरी की तरह काम करती है, और उसका मेन जो मकसद होता है वो ये होता है कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे सके, और ये खुशी तभी पॉसिबल है जब आप लॉज को लिखना शुरू करते हैं। सो ही इज़ द वन हु कॉइन्ड द टर्म कोडिफिकेशन। सो उनका मेन फोकस ये था कि सरकार की ड्यूटी ये है कि वो अपने लोगों को एनालाइज करे, देखे कि समाज में किस तरह से उनके अधिकारों के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, और वो एक बैलेंस क्रिएट करे कि जो मिनॉरिटी है
या जिनको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है उस टाइम पर, उनके हक के लिए लॉ बनाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो लॉ होगा कमांड, और वो लॉ पॉजिटिव लॉ होगा, और अगर उसे कोई नहीं मानेगा तो वहाँ से फिर आएगा सैंक्शन और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट। तो यही डेफिनेशन आप जब आगे जाएंगे तो जॉन ऑस्टिन की है, लॉ इज़ कमांड ऑफ द सॉवरन। तो बेसिकली जर्मी बेंथम इस बात पर ज़्यादा फोकस थे कि लॉ क्या है, आज की डेट में सिचुएशन क्या है हमारी, कैसा होना चाहिए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फ्यूचर की बात है। और सोसाइटी डायनामिक है, जैसे जैसे सोसाइटी होगी लॉ वैसा ही होना चाहिए। आप एडवांस में पहले से कोई भी लॉ बनाकर नहीं रख सकते। और इसी सिंपल चीज़ को जर्मी बेंथम ने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा, एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस बात करती है व्हाट द लॉ इज़, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लॉ क्या है। सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस बात करती है लॉ कैसा होना चाहिए। और जर्मी बेंथम ने लॉ कैसा होना चाहिए इस आइडिया को टोटली रिजेक्ट कर दिया है। जैसे मैं आज की डेट में अगर आपको बताऊं कि जो हमारे फार्म्स एक्ट हैं जो सरकार ने पास करे हैं, अब आप मुझे ये बात बताइए कि वो किस तरह की जूरिस्प्रूडेंस है। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि सरकार किसानों को ध्यान में रखेगी, क्योंकि किसान, फार्मर्स और एग्रीकल्चर किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है, और उसके लिए एक उन लोगों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितना ज़रूरी हो सकता है उनकी फेवर में लॉ बने। ये तो पहला सेगमेंट आ गया फार्मर्स का, फार्म्स एक्ट। सवाल ये पैदा होता है कि क्या फार्म्स एक्ट की कोई यूटिलिटी है? चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो, सरकार बोलती रहे कि तुम करके तो देखो, तुम उसको अप्लाई करवाने तो दो, तुम उसको एग्जीक्यूट तो करो, पर किसान अपनी बात पर अड़े हैं कि नहीं, हमें ये लॉ नहीं चाहिए। तो जर्मी बेंथम का प्रिंसिपल, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, ये कहता है कि अगर सरकार ने जिसके लिए लॉ बनाया है वही खुश नहीं है, तो सरकार को वो लॉ का चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो व्हाट द लॉ इज़, जो है आज की डेट में सिचुएशन, आप उस पर काम करो। आप क्या सोच रहे हो किसानों के बारे में, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की डेट में किसान खुश नहीं है तो लॉ को कैंसिल कर दो, बाकी फ्यूचर में देखेंगे जब सिचुएशन ऐसी आएगी। तो जर्मी बेंथम की जो यूटिलिटेरियन थ्योरी है उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो कहते हैं हैप्पीनेस इज इक्वल टू प्लेजर माइनस पेन। और वो पर्सनली ये मानते हैं कि कोई भी इंसान अगर कोई काम करता है तो उसके 7 ही कारण हो सकते हैं। जैसे मौका है, मौका मिल गया तो काम कर लिया, स्वभाव है उसका, नेचर है उसकी, मजबूरी रही है या उसकी कोई ज़रूरत रही है, उसको आदत है ऐसा काम करने की, उसकी वजह थी ऐसा काम करने की, जुनून था उसका कुछ ऐसा पाने का, या उसकी प्रबल इच्छा थी। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंप्लीफाइड एग्जांपल से समझाती हूँ प्लेजर और हैप्पीनेस में क्या फ़र्क होता है। आज मेरा मन बहुत दिनों बाद पिज़्ज़ा खाने का हुआ, तो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा, मैंने कहा आ जाओ मिलते हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने, वैसे तो आजकल सब पेटीएम ही यूज़ कर रहे हैं, फिर भी मैंने अपनी सेफ साइड के लिए, कभी कभी पेटीएम नहीं चलता है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैंने अपनी जेब में 500 रुपये डाल दिए, मैं चली गई। हम पीवीआर गए, और जैसे ही हम डोमिनोज जाने के लिए सीढ़ियाँ उनके चढ़ रहे थे, वहाँ पर एक बहुत ओल्ड लेडी आ गई रोती हुई कि इस पर्टिकुलर टाइम पर मैंने 4 दिनों से खाना नहीं खाया है, तो बेटा मुझे कुछ आप खिला दो, या मेरा घर है, मेरा बच्चा भी है, मेरे पोता पोती भी हैं, वो भी भूखे बैठे हैं, तो आप मुझे 10 किलो चावल दिला दो, दाल दिला दो। अब मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे का चेहरा देखें कि क्या करना है। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास कैश कितना है? कहती है आजकल तो पेटीएम का ज़माना है, मैं तो फ़ोन में ही लेकर चलती हूँ सारा कैश। मैंने कहा अच्छा।
कहती बताओ फिर क्या करना है तुमने, तुम देखो तुम्हारे पास कैश है। मैंने कहा हाँ मेरे पास कैश है, 500 रुपया है, पर अगर हम अंदर गए और बाई चांस पेटीएम नहीं चला तो फिर? तो कहती वो फिर तुम देखो तुमने क्या करना है। अब मैं एक धर्म संकट में हूँ कि मैं क्या करूँ। अपनी खुशी के लिए जो मेरी इच्छा हुई 1-1.5 साल बाद पिज़्ज़ा खाने की, उसे पूरा करूं, या मैं सामने वाले की मुसीबत को देखकर, उसकी मजबूरी को देखकर उसकी मदद करूं। अगर मैं अपनी इच्छा पूरी करती हूं उसको इग्नोर करके, दैट इज़ कॉल्ड प्लेजर। और अगर मैं उन्हीं पैसों को उस औरत को दे देती हूँ, या पैसे भी नहीं देती, उन पैसों से उसे मैं राशन दिलवा देती हूँ, तो ये है हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस एक मेंटल स्टेट है, एक फीलिंग है जो एक लॉन्ग टर्म तक रहती है आपके साथ। ऑन दी अदर हैंड प्लेजर एक शॉर्ट लिव्ड मोमेंट होती है, मोमेंट्री होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म में यही फ़र्क है। तो जर्मी बेंथम ये कहते हैं कि आप अपने प्लेजर में से अपनी सफरिंग्स ख़त्म कर दो, मतलब देयर इज़ ओनली प्लेजर इन योर लाइफ, और उसके बाद जो आएगा वो हैप्पीनेस होगी, और वही एक यूटिलिटी है। मतलब अगर हम इसको इस तरह से समझें कि एक अमीर ही चैरिटी कर सकता है, मतलब आजकल सोनू सूद बहुत फेमस है, तो सोनू सूद ने अपनी सारी सफरिंग्स ख़त्म कर ली हैं। नाउ ही इज़ एट अ पोजीशन कि वो समाज के बारे में कुछ सोच सकता है। तो ये क्या है? ये है जर्मी बेंथम की यूटिलिटी। तो हैप्पीनेस इज इक्वल टू प्लेजर माइनस पेन। तो सोनू सूद ने पहले अपने सारे प्लेजर इकट्ठे करे, उसमें से अपनी सफरिंग्स को ख़त्म करा, अपना एक बैकअप प्लान बनाया, और अब जो है उसके पास एक्स्ट्रा जो है उससे वो समाज की सेवा कर रहा है, एंड दिस इज़ हाउ ही इज़ गेटिंग मेंटल पीस। तो जर्मी बेंथम का फॉर्मूला क्या है? हैप्पीनेस इज इक्वल टू प्लेजर माइनस पेन। जर्मी बेंथम इसी प्रिंसिपल को आगे बेस अपना बनाते हुए ये कहते हैं कि इन्हीं प्रिंसिपल पर गवर्नमेंट को सारे रिफॉर्म्स करने चाहिए। अगर रिफॉर्म इन बेसिस पर नहीं है तो वो रिफॉर्म जितना मर्जी अच्छा हो, उस रिफॉर्म की कोई वैल्यू नहीं है। और उन्होंने रिफॉर्म करने का तरीका भी बता दिया कि रिफॉर्म कैसे करने हैं, कि भाई आपको लॉ बनाना है, एक पार्लियामेंट का लॉ होगा, वो सबके ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट लेकर आएगा, तभी वो एक वैलिडिटी का स्टेटस लाएगा, तभी वो सबको बाइंडिंग फोर्स क्रिएट करेगा सबके लिए कि सब उसे फॉलो करें। तो जर्मी बेंथम की यूटिलिटेरियन का प्रिंसिपल सीधा सीधा सरकार को ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपकी ड्यूटी है रिफॉर्म्स करना, और रिफॉर्म्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेजिस्लेशन बनानी पड़ेगी, लेजिस्लेट करना पड़ेगा, कोडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो जर्मी बेंथम का जो एक कैलकुलेटर है, जैसे मैंने आपको सोनू सूद का एग्जांपल दिया कि पहले उन्होंने अपने सारे प्लेजर्स इकट्ठे करे, या यू कैन से उन्होंने सबसे पहले अपनी सफरिंग्स ख़त्म करी, और उसके बाद उन्होंने समाज में सुख बांटना शुरू करा। तो जर्मी बेंथम ये कहते हैं कि इसको कैलकुलेट करने का एक यू हैव अ मापदंड, पैरामीटर है, और हर एक बंदे का पैरामीटर वैरी करता है उसकी ज़रूरतों के और उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो बेसिकली जर्मी बेंथम का जो हेडोनिक कैलकुलस है वो डेमोक्रेटिक और क्लासलेस है। वो ये कहता है कि सबको देखो, सबको सुनो, सबके प्लेजर का ध्यान रखो, और एक कॉमन लॉ बना दो, एक ऐसा लॉ बना दो जिससे किसी को भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जैसे इसमें हम हेडोनिक कैलकुलस के एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम लेबर लॉ की बात अगर करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेबर लॉज बेसिकली बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ नो वुमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर सफल आदमी के पीछे उसकी मैन पावर होती है, उसके वर्कर्स होते हैं, उसकी आर्मी होती है, और अगर उस वर्क फोर्स को ही अच्छे तरीके से आप नहीं मैनेज कर पाते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो आप चाहे जितने मर्जी अमीर बन जाइए, जितनी मर्जी सफरिंग कम कर लीजिए, वो अमीरियत किसी काम की नहीं है, ऐसा जर्मी बेंथम का कहना है। तो जर्मी बेंथम ने
एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉई को एक तराजू में रखा, जिसमें एम्प्लॉई नीचे वाले पलड़े पर चला गया। तो जमी बैंथम ने ये कहा कि भाई इसकी खुशी भी तो मैटर करती है ना, ये भी तो सरकार बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, वोट देता है, तो आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब वो लेजिस्लेट करेगी, जब वो लॉ बनाएगी, और लॉ तभी सक्सेसफुल होगा जब वो इन 4 गोल्स पर अपने आप को क्वालिफाई करेगा। नंबर 1 सबसिस्टेंस, नंबर 2 अबंडेंस, नंबर 3 इक्वालिटी एंड नंबर 4 सिक्योरिटी। इसीलिए बच्चे लेबर लॉ को सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस कहकर बुलाया जाता है। तो लेबर लॉ किस पर बेस्ड है? वो जमी बैंथम के यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। बेस उनको वहीं से मिलता है। इगैलिटेरियन, क्लासलेस है। मैटरनिटी रिलीफ एक्ट क्या है? सोशल सिक्योरिटी है। इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क, इक्वालिटी है, राइट। तो हेडोनिक प्रिंसिपल या हेडोनिक कैलकुलेटर ये सरकार को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर आप अपने जितने भी लॉ बना रहे हैं उनसे इन 4 गोल्स को अचीव करने का सपना रखते हैं, तो ही वो सक्सेसफुल हो सकता है लॉ, वरना नहीं हो सकता। तो बेसिकली बेंथम कैसे इंसान थे? बेंथम बेसिकली सोशल रिफॉर्मर ज़्यादा थे, तभी तो उन्होंने सेंसोरियल और एक्सपोजिटरी जुरिस्प्रूडेंस को अलग अलग उन्होंने बोला कि लॉ एज इट इज़ लेकर चलो, हम नहीं देखते कि लॉ कैसा होना चाहिए, आज की सिचुएशन पर एनालिसिस पर लेकर आओ। बेंथम के लिए प्लेजर और पेन अल्टीमेट स्टैंडर्ड हैं जिस पर पूरा लॉ आपने बनाना है, पर पर्सनली आप एक एक के घर जाकर तो उससे उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं पूछ सकते। यही एक कारण है कि बेंथम के जो अप्रोच है यूटिलिटेरियन की, उसमें मोरालिटी की कोई जगह ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि सरकार का मेन काम है कि सोसाइटी की हैप्पीनेस को प्रमोट करे और लोगों को इस बात की एश्योरेंस दे कि वो उनकी खुशी का ख्याल रखती है और उनकी सफरिंग्स को कम करने के लिए कोशिश करती है। मीन्स वो उन्हें एक सिक्योर एनवायरनमेंट देती है कि वो अच्छी तरह से सोसाइटी का पार्ट बन सकें। वो मेन एम्फेसिस उनका वही है कि लॉ बनाओ, और जब लॉ बनेगा एक बाइंडिंग फोर्स क्रिएट करेगा, तभी उसकी रेलेवेंसी है। वो जजमेंट लॉ की फेवर में नहीं है क्योंकि वो ओपिनियन बेस्ड है, इंटरप्रिटेशंस हैं। तो वो कहते नहीं, ऐसी बहुत सारी क्योर्स हो जाएंगे फिर जब आपके पास एक एन नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं एक ही सब्जेक्ट्स को लेकर, और आप उसमें श्योर ही नहीं है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो देयर मस्ट बी अ स्टैंडर्ड रूल जो आपको मिनिमम जुडिशियल इंटरवेंशन की बात करे, और वो क्लैरिटी का कॉन्सेप्ट हो जो सोसाइटी को जल्दी समझ आए। ही एक्सपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ, मतलब अगर सरकार आपके लिए आपकी हैप्पीनेस को ध्यान में रखकर आपके लिए लॉ बना रही है, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव लॉ। तो दैट इज़ अ कमांड जो सरकार ने अपने सिटीजन्स को दी है कि आपने ये लॉ है मैंने बनाया है, आपको इसे ओबे करना है, अगर नहीं करेंगे तो लीगल सैंक्शन है अगर आपने इसको डिसओबे करा तो। उन्होंने नेचुरल लॉ की फ़िलॉसफी को बिल्कुल ही नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिना सरकार के आप बिना लीडर के अपने आप को एज्यूम ही नहीं कर सकते, वरना वो एक क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी जब एक ऐसा देश होगा जिसका कोई लीडर ही नहीं है। एज फार एज उनका जो आइडिया है या जो उनकी अप्रोच है प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को लेकर, उसमें वो एडम स्मिथ को ज़्यादा अप्रोच करते हैं, उनकी फ़िलॉसफी एडम स्मिथ से ज़्यादा मैच करती है। पर अभी इस बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि बेंथम कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एडम स्मिथ से। तो इकोनॉमिक्स में जब हम थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, या यूटिलिटी का जो हम इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो एडम स्मिथ और जमी बेंथम का कंबाइंड एफर्ट है। जमी बेंथम का ये मानना है, मतलब वो इतने कन्विंस थे कि ये सारे इंडिविजुअल्स मिलकर जो सोसाइटी बनाते हैं वो तभी खुश रह सकते हैं जब उनके पास एक पॉलिटिकल बॉडी है उस चीज़ को आगे फर्दर और फ्लोरिश करने के लिए।
तो पॉलिटिकल बॉडी का जो मेन मकसद है वो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। बेंथम का कंट्रीब्यूशन उस टाइम पर इंग्लैंड के लिए इतना ज़्यादा है कि इस एरिया को इंग्लैंड की लीगल हिस्ट्री में बेंथमाइट एरा कहकर भी बुलाया जाता है। तो ये तो रही बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी। अब हम बात करते हैं लॉ के सिलेबस के हिसाब से कि जर्मी बेंथम ने क्यों नेचुरल राइट्स को और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को रिजेक्ट करा, वो भी इतना ओपनली। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस यूरोप में 1700 से 1800 के बीच में क्या चल रहा है वहाँ पर। इंग्लैंड ने अमेरिकन कॉलोनीज जो सेटअप करी थी, उसमें जो मेन रोल प्ले करा था उन कॉलोनीज़ को सेटअप करने के लिए, जिसको भेजा था रॉयल फैमिली ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, वो जॉन लॉक भी थे। यही एक कारण है कि जॉन लॉक की जो आइडियोलॉजी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। तो इंग्लैंड जब अमेरिका को हार गया, अमेरिका अपना फ्रीडम स्ट्रगल जब जीत गया, और उसके साथ फ्रांस को भी ऐसा लगा कि भाई लड़कर जीता जा सकता है तो फिर लड़कर ही जीत लेते हैं, हम भी अपने राजा से बहुत परेशान हैं। तो अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल में जब फ्रांस के लोगों ने पार्टिसिपेट करा और जब वो लड़कर वापस आए, तो उन्होंने फ्रांस में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन को एनकरेज करा। दो ग्रुप बने, उन दोनों ग्रुप्स ने मिलकर राजा को अपने महल से निकाल दिया। अब सवाल ये हुआ उनके सामने कि इस राजा का करेंगे क्या। तो दोनों ग्रुप इस बात पर उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जैसे अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि इंडिया में भी जब हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे थे तो दो ही तरह की आइडियोलॉजी थी, एक थी नॉन वायलेंस और एक थी वायलेंस। नॉन वायलेंस में आते हैं गांधी, और वायलेंस में हम भगत सिंह को पढ़ते हैं कि वो थोड़े गर्म खून थे, तो वो कहते थे कि मरो या मार दो, यही फिलॉसफी है हमारी। तो फ्रांस में भी ऐसे ही दो ग्रुप हैं, जो एक कह रहा है कि राजा का एग्जीक्यूशन नहीं, उसे जेल में डाल देना चाहिए, और दूसरा ग्रुप है जो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ये दोबारा हिम्मत करेगा फिर हमारे साथ गेम करेगा तो इसका एग्जीक्यूशन ही कर दो। तो उन्होंने पब्लिकली उसे एग्जीक्यूट कर दिया, और राजा का एग्जीक्यूशन देखकर आसपास के देश के राजा के होश उड़ गए। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम हो जानी है। तो ये दो इवेंट्स हैं जो जर्मी बेंथम ने विटनेस करे हैं। और राजा, इंग्लैंड के राजा का जॉर्ज III का डर कि भाई अगर ये रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हो गई तो मेरी तो सत्ता चली जानी है, तो उन्होंने फिर अपना एक संबित पात्रा खड़ा करा। कौन सा है वो बंदा? वो है एडमंड बर्ग। उन्होंने वो बेसिकली है तो एक एडवोकेट ही और रॉयल फैमिली के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने राजा के रेस्क्यू में आकर बोला कि नहीं नहीं, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है ये बिल्कुल बेकार है, ये तानाशाही है, अराजकता है ये एक तरह की, और मैं इसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता। नेचुरल राइट्स के लिए लड़ने का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अपनी लिमिट्स ही क्रॉस कर दो। तो उन्होंने अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल को भी क्रिटिसाइज़ करते हुए ये बोला कि ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कुछ नहीं है, ये डाइजेस्ट ऑफ एनार्की है, और ये देखना कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाना है। अब जर्मी बेंथम भी एक उस टाइम की रॉयल फैमिली में आते जाते हैं, तो डेफिनेटली थॉट से आप इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। और जर्मी बेंथम ये देख रहे हैं कि भाई लड़कर भी क्योस है, ना लड़े भी क्योस है, तो आप एक काम करो, बेटर ऑप्शन ये है कि आप राजा को बोलो भाई सुधर जा, वरना रिवोल्ट हो जाएगा। रिवोल्ट कर भी लो, राजा को बता भी दो कि तुम उसकी जो रूल है उससे खुश नहीं हो, पर राजा का ऐसे एग्जीक्यूशन करना मैं फेवर में नहीं हूँ। आप उसको बोलो हमारी वेलफेयर के लिए काम करे। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जर्मी बेंथम ने एक स्टेटमेंट दिया, नेचुरल राइट्स आर सिंपल नॉनसेंस, natural and imprescriptible rights, rhetorical nonsense, nonsense upon stilts। इन सिंपल लैंग्वेज उन्होंने ये बोला कि भैया ये सब बेकार की बातें हैं, अनजस्टिफाइबल राइट्स हैं, ऐसे नहीं होता है, मारधाड़ नहीं करते हैं, ये तो एक आप एग्जैजरेट करके बकवास कर रहे हो, और ये एक ऐसा मकान है जिसका कोई पिलर ही नहीं है। तो वो मॉरल और नेचुरल राइट्स के
कॉन्ट्राडिक्शन में इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे कि उन्होंने कहा नहीं, इससे सिविल अनरेस्ट होता है और एक राजा का होना या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का होना ज़रूरी है सो दैट एक बैलेंस मेंटेन रहे। तो उन्होंने किस बात पर एम्फेसिस दिया? उन्होंने बोला पॉलिटिकल राइट्स ही वो अधिकार होते हैं जो एक्चुअल में आपको एक सिविलाइज सिटीजन की तरह जीने के लिए इंकरेज करते हैं। तो पॉलिटिकल राइट्स कौन देता है? पॉलिटिकल राइट्स वो देता है जो आपका इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है या मोनार्क है। तो जमी बेंथम का ये रहा आपका लॉ का जो सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, और वाई ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स। जब हम LLM का एग्ज़ाम देते हैं तो MCQs में जमी बेंथम के कुछ व्यूज़ हैं, कुछ फ़िलासफ़ीज़ हैं जो MCQ में उनसे पूछी जाती हैं। दो ये आपके लॉ के सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर फिर भी मैंने इसमें कवर कर दिया है LLM के पर्पज़ के लिए, उनके फेमस वर्क्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। बेंथम पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोडिफिकेशन वर्ड को कॉइन करा था, उनको इंट्रोड्यूस करा था, एंड ही वॉज मच मोर कंसर्न्ड अबाउट साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। एक सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए लॉ बनाने का। केओस में ये है, ऐसा है, वैसा है, पहले से ही हम डिसाइड करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं वो प्रेफर करते थे। तो ही वॉज लाइक यू नो, जैसे मैं आपको आज की डेट में समझाऊँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जनरली जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम पहले से ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर लेते हैं कि ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। अगर किसी एक पार्टी ने ब्रीच करा तो व्हाट इज़ दी पेनाल्टी या फाइन जो आपको पे करना है, या डैमेजेस कैसे पे करने हैं। पर यू नो एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल जब लॉकडाउन लगा। क्या किसी ने ऐसा सोचा था कि लॉकडाउन लग जाएगा या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी लाइफ में जब हम इतने मजबूर हो जाएंगे? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। तो उस टाइम पर अब आज की डेट में लोग क्या सोचते हैं? आज की डेट में लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, एनालाइज करने लग गए हैं। वो कहते हैं भाई सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे, पहले से आप जो मर्जी बोलो, हम ऐसा कोई काम नहीं करने वाले हैं। तो जमी बेंथम की जो फिलॉसफी है वो इसी पर बेस्ड है। वो कहते हैं पहले से ही कुछ नहीं करना है, सिचुएशन को एनालिसिस करो, उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस को देखो कि कैसे आपने उस पर काम करना है। तो जब हम एक्सपीरियंस बेस्ड एक्शंस लेते हैं या एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम आज का सोचते हैं, उसे बोलते हैं ए पोस्टीरियोरी अप्रोच। तो बेसिकली जब हम लॉ पढ़ते हैं, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, उसमें दो तरह की फिलॉसफी है जो पढ़ी जाती है, दैट इज़ अ प्रायोरी मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ ए पोस्टीरियोरी मेथड। तो अ प्रायोरी मेथड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जॉन लॉक की है कि सरकार पहले से ही हम आपको बताएंगे आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये थॉट है रेनेसांस पीरियड की, जब वो मॉडर्न पीरियड में आ रहे हैं, ठीक है। और अ पोस्टीरियोरी अप्रोच क्या कहती है कि नहीं, राजा भी तानाशाही पर उतर आया है, सिचुएशन ऐसी हो गई है, अब हम एनालाइज करेंगे कि कैसे क्या करना है और राजा को किस काम के लिए अथॉरिटी देनी है और किस काम के लिए अथॉरिटी नहीं देनी है। सो जमी बेंथम को पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कोडिफिकेशन टर्म इंट्रोड्यूस करी। उनकी एक बुक है 1789 में पब्लिश हुई थी, उस बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। He was a early defender of, you can say, he was basically much more concerned about welfare of the people. Economic liberalization में बहुत उनका कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की फेवर में रहते थे वो। उन्होंने ही चर्च और स्टेट को सेपरेट करा कि उस टाइम पर इंग्लैंड में जो राजा अपना पर्सनल कैथोलिक रिलीजन अपने सिटीजन के ऊपर फोर्स कर रहा है वो अलग होना चाहिए और सरकार अलग होनी चाहिए। तो धर्म और सरकार अलग अलग होनी चाहिए। उस टाइम पर मतलब 18th सेंचुरी में ही वॉज अ डिफेंडर ऑफ वुमेन्स राइट्स, एनिमल राइट्स। ही टॉक्ड अबाउट राइट टू डिवोर्स। ही वॉज इन फेवर ऑफ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ही वॉज in favor of abolition of capital punishment. He introduced prison reforms and he was in favor of decriminalization of homosexual acts, and it all happened
because he embraced the idea of utilitarianism somewhere in 1789. तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि वो कितने इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम कर रहे थे उस टाइम पर, और किस तरह से वो इंग्लैंड के सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इसी टाइम पर इंग्लैंड की एक कॉलोनी इंडिया में भी थी, और 1860 में पास होता है इंडिया का सबसे पहला लॉ कोडिफाइड फॉर्म में, दैट इज़ इंडियन पीनल कोड। तो चलिए अब ये देखते हैं जमी बेंथम का यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल इंडिया में कैसे आया और किसने उसे एग्जीक्यूट करा। 1782 में जमी बेंथम ने एक ऐसे लिखा था, उसका टाइटल था पावर ऑफ टाइम एंड प्लेस इन लेजिस्लेटिव मैटर्स। और उस ऐसे में जमी बेंथम ने ब्रिटेन की रानी को ये encourage करा था कि भाई आप इंडिया जाइए और आपकी जो कॉलोनी है आप उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करिए। और इसी बात से इन्फ्लुएंस होकर हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंडियन पिनल कोड, CRPC, CPC इंडिया में इंट्रोड्यूस करा, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, ठीक है। तो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ किस तरह से शेप लेता है। 1832 में जमी बेंथम की डेथ के बाद उनका पूरा का पूरा काम उनके जो डिसाइपल थे या उनके जो शिष्य थे जेम्स मिल के पास आता है, और जेम्स मिल की डायरेक्शन पर ही मकॉले को इंडिया भेजा जाता है कि आप जाइए और वहाँ पर एनालाइज करिए कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है और किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ किस तरह के लॉज को कोडिफाई करना ज़रूरी है। दो इंग्लैंड में उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा था, कोई कोडिफिकेशन नहीं करा था, बट दे वर मच मोर फोकस्ड कि जिन कॉलोनीज़ पर वो रूल कर रहे हैं वहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म ऐसा हो कि वो किसी भी तरीके से अगेंस्ट ना जा सके इंग्लिश रूल के। चार्टर ऑफ 1833 के सेक्शन 53 ने रानी को ये पावर दी कि वो एक फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट करे और उसे इंडिया भेजे, और वो आकर इंडिया में एक अपना रिपोर्ट बनाए कि यहाँ पर किस तरह से लॉज को कोडिफाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन बनाई जाती है 1834 में, जिसके मेन जो हेड हैं, वो जो चेयरमैन है वो हैं मकॉले, और उनके साथ हैं कैमरॉन, मैक्लॉड, एंडरसन एंड एफ मिलेट। और ये ग्रुप आता है इंडिया में 1834 में, और इनको क्या क्या काम दिया गया है। पहला कि आपने पीनल लॉ को कोडिफाई करना है। सेकंड, जो वहाँ के नॉन हिंदूज़ हैं, इंडिया के जो नॉन हिंदूज़ हैं और नॉन मुस्लिम्स हैं, वो किस तरह से रहते हैं, उनका किस तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं, किस तरह के कस्टम को फॉलो करते हैं वो, और किस तरह के सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं यहाँ पर जो फॉलो किए जाते हैं। तो मैकॉले जब इंडिया आए, इंडिया में उस टाइम पर किसी ने इतना प्रोटेस्ट भी नहीं करा जितना इंग्लैंड में कर रहे थे, क्योंकि अवेयरनेस थी। हम तो शुरू से ही ऐसे रहे हैं कि भाई अपना काम हो जाए, अपना पेट भर जाए, बाकी सब बाद में है। तो मैकॉले जब इंडिया आए, उन्होंने जब अपना एनालिसिस शुरू करा तो किसी ने इतना प्रोटेस्ट नहीं करा, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, और बस कर दिया उन्होंने कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन पीनल कोड। और दो वो बेंथम को पर्सनली नहीं जानते थे, पर फिर भी वो बेंथम से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि उसको लॉर्ड मैकॉले को इंडिया का यूटिलिटेरियन कहा जाता है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी हम जमी बेंथम का क्रिटिसिज्म भी कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी पेपर बिना क्रिटिसिज्म के कंप्लीट ही नहीं होता है। पहला ये है कि जमी बेंथम जस्टिस के आइडिया को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो यूटिलिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इट माइट हैपन, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जब लैंड रिफॉर्म्स होते हैं और नेहरू प्रिंसली स्टेट्स को ये कहते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करिए, और बदले में वो उनको प्रीवी पर्स की एश्योरेंस देते हैं कि हम आपको पेंशन देंगे, तो ये क्या जस्टिस है? नहीं। क्या ये यूटिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं। तो एक तरफ तो नेहरू जी ने ये बोल दिया
प्रिंसली स्टेट्स को, राजा महाराजा को कि ज़मीन आपकी रहेगी, आप जो मर्जी करो, आपका हक है, बस आप एक डेमोग्राफिक एरिया है उसको कंप्लीट कर दो, इंडिया बना दो। ऑन दी सेकेंड नोट ही इज़ मच मोर कंसर्न अबाउट द एग्रीकल्चर। तो दो कॉन्ट्रेरी चीज़ें एक साथ कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? तो एक तरफ वो विनोबा भावे को इंकरेज करते हैं भूदान मूवमेंट के लिए कि आप आइए, ज़मींदार आइए आगे, अपनी भूमि को दान करिए, अपनी ज़मीन को दान करिए, ताकि किसान उस पर खेती बाड़ी कर सके। और दूसरी तरफ वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास कर देते हैं यूपी में कि अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी एक्ट, और जिससे ज़मींदार परेशान हो जाते हैं। यही से शुरू होती है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल की लड़ाई, क्यों यूटिलिटी इग्नोर्स जस्टिस। तो जब जाते हैं शंकरी प्रसाद सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट इन्होंने इन्फ्रिंज कर दिया इक्वालिटी का, मेरी ज़मीन इन्होंने छीन ली है, तो कोर्ट यूटिलिटी के प्रिंसिपल पर उनको ये समझाता है कि ये जो आपके साथ हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि समाज कल्याण सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न यूटिलिटी इग्नोर्स जस्टिस। द सेकेंड पॉइंट दैट इज़ हेयर, वो ये कहता है कि यूटिलिटेरियन का जो प्रिंसिपल है वो उसकी कैलकुलेशन करनी बहुत इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। जैसे सरकार ने फार्म्स एक्ट तो पास करा था कि भाई किसान खुश हो जाएगा, हम उसके लिए प्राइवेट मार्केट्स लेकर आ रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स के साथ डील कर सकता है। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या किसान इतना एजुकेटेड है, इतना है समझदार कि वो मतलब जैसे समझदार, मैं क्लेवर के सेंस में, जैसे बिजनेसमैन होते हैं, इतना क्लेवर है बिजनेसमैन जैसा कि अगर कल को कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई वो उसे सॉर्ट आउट करवा लेगा? नहीं। तो आप जिस मकसद के लिए लॉ बना चुके हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं जब वो अप्लाई होगा, एग्जीक्यूट होगा, इम्प्लीमेंट होगा, दैट इज़ टोटली अननोएबल। द अदर ऑब्जेक्शन टू यूटिलिटी प्रिंसिपल इज दिस कि आप उसको कैसे क्वांटिफाई करेंगे, आप किसी की हैप्पीनेस को कैसे मेजर कर सकते हैं? हो सकता है मेरी हैप्पीनेस है कि मैंने अपने डॉग को देख लिया और मैं बस मेरी पूरे दिन की थकावट उतर गई। हो सकता है किसी के लिए उसकी हैप्पीनेस है कि उसने पिज़्ज़ा खा लिया, वो खुश हो गया। और हो सकता है कि किसी के लिए खुशी शिल्पा शेट्टी के पति जैसी हो कि सब कुछ है पर फिर भी खुश नहीं है। इनके अपने ही स्टूडेंट क्रिटिसाइज इन्हें कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स पर आकर। देखो, आप भी 100% तो मेरी फ़िलॉसफी से एग्री नहीं करेंगे और हक भी है आपको, तो क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए। तो जमी बेंथम के अपने ही एक स्टूडेंट हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने जमी बेंथम को ये बोला उनके आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए कि सर आप ये जो कह रहे हैं ना कि प्लेजर और हैप्पीनेस सेम चीज़ होती है, ऐसा नहीं है। तो जो मैंने आपको वो एग्जांपल दिया कि हम पिज़्ज़ा खाने के लिए गए थे, वो एग्जांपल बेसिकली किस थ्योरी पर बेस्ड था? वो जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी पर बेस्ड था, और यहाँ से यूटिलिटी का प्रिंसिपल हो जाता है मॉडिफाई। तो आज की डेट में हम जो यूटिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं वो जेम्स मिल और जेम्स स्टुअर्ट मिल का है, जिसका बेस जर्मी बेंथम ने बनाया है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जमी बेंथम को क्रिटिसाइज़ करते हुए क्या कहते हैं कि प्लेजर, हैप्पीनेस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्लेजर अपनी पर्सनल एंड पर होता है, मोमेंट्री होता है, लेकिन हैप्पीनेस एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप सामने वाले के लिए कुछ करते हैं, उसको खुश देखकर जो आपको संतुष्टि होती है वो क्या है? वो सेटिस्फैक्शन है। महाभारत में श्री कृष्ण ने प्लेजर और हैप्पीनेस को बोला है संतोष और संतुष्टि। तो चलिए अब हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा आपका वक्त नहीं हम लेंगे वरना आप बोर हो जाएंगे। तो सॉक्रेट्स कहते हैं मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, मैं केवल उनको सोचने के लिए तैयार कर सकता हूँ। और इसी फिलॉसफी पर मैं भी अपनी सारी क्लासेस बनाती हूँ। मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकती, पर हाँ मैं आप सबको सोचने के लिए तैयार ज़रूर कर सकती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए